Next, I'll come to Madam Brahmbhatt. Madam, please, you can also speak from chair itself. Please, ma'am, please, ma'am, please, ma'am. नमस्कार, मेरा नाम बीजल ब्रह्मभट्ट है और मैं महिला हाउसिंग सेवा ट्रस्ट करके एक संस्था से आई हूँ जिसको आम लैंग्वेज में एनजीओ कहते हैं। और हमारा मुख्य काम है कि हम गरीब श्रमजीवी बहनों के साथ रह के उनके हाउसिंग, लिविंग और वर्किंग जो एनवायरनमेंट्स हैं उनको हम चेंज करते हैं। और चूँकि हम नॉट फॉर प्रॉफिट है, हम फाइनेंसिंग नहीं करते। कई बार जब मैं म्यूनसिपाल्टियों के साथ काम करने जाती हूँ तो पहला प्रश्न आता है, ठीक है आप मकान का काम कर रहे हो, आप घर नहीं बनाते और आप फाइनेंस भी नहीं देते, तो आप क्या कर रहे हो? तो ये एक बड़ा प्रश्न था। मेरी प्रेजेंटेशन से ये क्लियर हो जाएगा क्या हम कर रहे हैं। लेकिन आज जो मैं बात करूँगी वो ये जो 4 मुख्य धाराएं हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की, उसके जो ISSR मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो डेवलपर के साथ हो रही है, उसके ऊपर बात करूंगी। हालांकि मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो ज़्यादातर ज़मीनी है क्योंकि हम लोगों के साथ काम करते हैं, लेकिन ये अपने अनुभव से मैं बताना चाहूँगी। हम लोग मेरी जो संस्था है, हम लोग भारत के 8 राज्यों में काम करते हैं और अच्छे नसीब से अभी कुछ 4 महीने पहले लखनऊ में भी हमने काम शुरू किया है। ये जो हमारा अनुभव है वो मैं गुजरात का और उसमें भी मुख्य तौर से अहमदाबाद की बात कर रही हूँ। मैं ये बताना चाहूँगी कि जो ISSR मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें डेवलपर को बुलाते हैं, उसको एक स्लम पॉकेट देते हैं सरकार के द्वारा और फिर उसके बाद उसमें उसको ज़्यादा FSI देते हैं और उसको फ्री मकान बनाने हैं जो गरीब वहाँ पे रह रहे हैं उसके लिए। उसके कुल जो प्रोजेक्ट्स, आंकड़ा कुछ डेटेड होगा लेकिन 178 है इंडिया के अंदर, और उसमें सबसे ज़्यादा गुजरात के अंदर 117 हुए हैं। और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो चल रहे हैं आज वो अहमदाबाद में 68 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। थोड़ा डिफ़िकल्ट स्कीम है ये सारे वर्टिकल्स में से, लेकिन ज़मीन को कैसे लिवरेज करके फ्री मकान दिया जाए उसके बारे में ये बात हो रही। तो अहमदाबाद के अंदर ये योजना चली थी। गुजरात के अंदर एक्चुअली 2010 में जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री उस समय CM थे शायद गुजरात में, और तब उन्होंने शुरू किया था ये। जब इनिशियल पॉलिसी आई थी जब ये इनिशियल पॉलिसी गुजरात के अंदर इंट्रोड्यूस हुई तो हुआ क्या कि तब तक सरकार ही सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या मकान बनाने का काम कर रही थी, या ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस बैंक फाइनेंस दे रहे थे। अब पहली बार डेवलपर्स को बुलाया तो लार्ज एक पॉलिसी बन गई थी, लेकिन वो कैसे उसमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा जाए, कोई प्लान, कोई इम्प्लीमेंटेशन प्लान नहीं था। क्योंकि पॉलिसी ब्रॉड होती है लेकिन उसके अंदर रहते जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज होती हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, उनको इम्प्लीमेंट करना होता है। तो पहली बार आई तो उनको ये बहुत ज़्यादा समझ नहीं थी, तो उन्होंने बोला कि बिल्डर्स को हम बुलाएं जो इसमें पार्टिसिपेट करें, और बड़े बिल्डर्स ही कर सकते हैं क्योंकि जिसके पास लैंड बैंक्स होती है, जो TDR इकट्ठा करके उसको बेच सकते हैं या अपनी दूसरी स्कीम में यूज़ कर सकते हैं, उन्हीं को इसमें इंटरेस्ट पड़ेगा। वो हमारा अनुभव रहा। तो उन्होंने उनको बुलाया और बोला कि आप जाइए जी स्लम्स के अंदर, ये पॉलिसी में तो आपको काम करना है। और जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, उस समय ऐसा था कि 75% कंसेंट लानी थी स्लम ड्वेलर्स की। आज पॉलिसी ने वो निकाल दी है क्योंकि ये पॉलिसी का फिर रिवीजन हुआ 2013 में और आज तीसरा रिवीजन भी आया है। लेकिन सच पूछिए उससे ग्राउंड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक स्लम ड्वेलर तैयार नहीं होता है और ज़्यादातर लोग तैयार नहीं होते हैं, इतने केसेस और लिटिगेशंस बनते हैं इस स्कीम पे कि स्कीम आगे नहीं बढ़ पाती। तो जो डेवलपर ने कहा था कि भाई
ये कंसेंट आप निकाल दीजिए, लेकिन सच पूछो तो ग्राउंड पे आपको कंसेंसस बिल्ड करना ही पड़ता है और कंसेंट लेना ही पड़ता है। तो हुआ क्या कि सारे डेवलपर्स चले गए ग्राउंड पे, और एक स्लम में 2 या 3 डेवलपर, लकीली अहमदाबाद के अंदर या गुजरात के अंदर बड़े डेवलपर्स थोड़े ज़्यादा थे, और तरह तरह के प्रलोभन कंसेंट लेने के लिए दिए जाने लगे स्लम ड्वेलर्स को। और उसमें ये हुआ कि आज ये स्लम ड्वेलर किसी एक डेवलपर को कंसेंट दे देता है, कल कोई दूसरा डेवलपर आके कोई और उनको प्रलोभन दे देता है, तो वो कंसेंट चला गया दूसरे डेवलपर को। हुआ क्या कि जो नॉर्मल थिंकिंग थी सरकार की कि अब तो हमने डेवलपर को बुला दिया तो हमारा काम कुछ नहीं है, मैं फिर भी ये कहना चाहूँगी कि सरकार का रेगुलेटरी रोल बहुत बड़ा है। वेबसाइट थी, पॉलिसी थी, वो वेबसाइट पे थी, वो गरीब के पास जा नहीं सकती थी। सरकार के पास से, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास से कोई ऑफिशियल इंटीमेशन गरीबों के पास गया नहीं, सीधे डेवलपर चले गए स्लम के अंदर। कैसे को वो लोग भी विश्वास करते। तो हमने जाके, चूंकि हम इन गरीब बस्तियों के साथ हाउसिंग का ही काम कर रहे थे, खास तौर से सरकार के साथ जोड़ रहे थे, और सरकार के साथ हमारी पार्टनरशिप कई प्रोग्राम्स में चलती है, किस तरीके से होती है। तो हम गए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ अहमदाबाद के पास और हमने कहा कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, स्कीम आपकी है, आप लोगों की ओर से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है स्लम्स के अंदर कि ये सरकार की स्कीम है और इसके तहत, ये डेवलपर की स्कीम नहीं है, सरकार की सबसे पहली है। तो फिर उन्होंने हमारे कहने पे जो आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशन में, एक लेटर इशू किया। जो जो स्लम पॉकेट्स सिलेक्ट होते जा रहे थे, जो वायबल थे, जो पहले तो खुद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की लैंड पे थे, नॉट इवन सरकारी लैंड, यानी कि मिनिस्ट्री, स्टेट या कलेक्टोरेट या दूसरे सरकारी डिपार्टमेंट की लैंड थे, वो पहले नहीं टारगेट किए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की खुद की जो लैंड थे वहाँ पे किए उन्होंने। और ये लेटर उन्होंने इशू किया जब हमने कहा कि आप बताइए स्लम ड्वेलर्स को कि आपकी स्कीम है और उसमें वो ज्वाइन हो। तो सबसे पहला ये चेंज आया वहाँ पे, और वो लेटर और पॉलिसी को हमने लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया और लेके हम बस्तियों में जाने लगे और उनसे मीटिंग्स करने लगे, और बिल्डर्स के साथ भी उनकी काफ़ी मीटिंग्स होती थी। फिर प्रश्न, जैसे मैंने कहा कि एक बिल्डर को कंसेंट दे दिया, फिर दूसरे बिल्डर को दे दिया, क्योंकि उसने कुछ प्रलोभन दे दिया कि जी मैं टीवी दूंगा या मैं फर्नीचर दूंगा, और ये मल्टीपल कंसेंट और क्लेम्स डेवलपर्स के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास जाने लगे। और तभी जाके फिर हमने साथ में बैठ के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ये तय हुआ कि जो कंसेंट स्लम ड्वेलर दे देगा एक डेवलपर को, वो नोटराइज्ड होगा और उसको वो वापस नहीं ले पाएगा। तो ये एक हम लोग बदलाव लाए इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कि ये कंसेंट को नोटराइज किया जाएगा, और इसकी सारी जॉइंट मीटिंग्स हम लोग स्लम लेवल पे करते रहे। उसके बाद चूंकि स्लम फ्री सिटी एक्शन प्लान बना हुआ था शहर में, ये जो टेंडर्स निकलते थे, ये सारी ज़मीनी बातें हैं, वो उसमें एक तय किया जाता था कि ये स्लम में इतने मकान हैं। हालांकि आज तो स्कीम चेंज होके डेवलपर को पॉजिटिव प्रीमियम देना पड़ता है सरकार को, तो वो जो टेंडर निकलता है उसमें डेवलपर कितना प्रीमियम देगा, क्योंकि नेगेटिव देता है तो शायद उसको स्कीम नहीं मिलती है, वो तय होता है। लेकिन वो नंबर्स ज़मीन पे बदल जाते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे जैसे स्कीम की जानकारी मिलती है, कई और मकान खड़े हो जाते हैं, या फिर जो सर्वे किया होता है वो 2010 में स्लम फ्री सिटी एक्शन प्लान में किया था, तो अभी मकान का नंबर ग्राउंड पे चेंज हो गया है या कम है, ज़्यादा है, तो फिर से वो सर्वे और डिमार्केशन ग्राउंड पे करना पड़ता है। और एक्चुअली बात ये हुई कि तो वो सारा पूरा सर्वे का प्रोसेस एक बार स्लम तय हो जाने के बाद फिर से शुरू करना पड़ता है, तो वो काम हमने शुरू किया। जब हम करने गए तो हमने देखा कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था स्कीम के अंदर, सबसे पहली बात ये थी 2010 में कि भाई आपको 25 साल की डोमिसिल गुजरात में आपको प्रूव करनी है, और गुजरात में ऐसा कोई डोमिसिल का रूल ही नहीं था। और दूसरी बात, स्लम ड्वेलर्स जिसके पास शायद आधार कार्ड भी अभी मुश्किल से बने, वो 25 साल पहले की अपनी डोमिसिल कहाँ से प्रूव करेगा। और उस वक्त महाराष्ट्र से ये स्कीम इंपोर्ट की गई थी गुजरात के अंदर, तो कुछ रूल्स थे वो सीधे गुजरात के अंदर आए। तो हम ये बात लेके सरकार के पास गए, और उसके बाद ये 25 साल का डोमिसिल सरकार ने दूर किया पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए।
दूसरा था ज़रूरत कि आप 10 साल से उसी स्लम में रहने चाहिए। और जब हम गए वहाँ पे, ये एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स में क्या था, रेशन कार्ड था, इलेक्ट्रिसिटी बिल था, फिर उनके वोटिंग कार्ड्स थे, कोई भी 2 उनको प्रूफ चाहिए थे। रेशन कार्ड पे उनके कितने साल से रहे थे, वहाँ का एड्रेस था, लेकिन कितने साल से वहाँ पे रह रहे थे, जो 10 साल रिक्वायर्ड था वो नहीं था। इलेक्ट्रिफिकेशन में लीगल इलेक्ट्रिसिटी गुजरात के अंदर करीब 2000 के बाद ही स्लम ड्वेलर्स को मिलना शुरू हुई थी, तो वो बिल भी 10 साल पुराना उनके पास नहीं था। 2000 के बाद कार्यक्रम शुरू हुआ था। तो हम लोगों ने सर्वे करके सरकार में ये बताया कि किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स इनके पास मिलेंगे। जैसे सबसे जो मिल रहा था वो कि उनके बेटे बेटियों की शादियों के कार्ड थे, तो एड्रेस भी था और तारीख भी थी उसमें, और वो उन्होंने रखे हुए थे। किसी ज्वेलर के पास उन्होंने मॉर्गेज किया है अपना ज्वेलरी, तो उसमें भी एड्रेस और डेट था। तो ये ऑल्टरनेटिव प्रूफ्स हम लेके सरकार के पास गए और पॉलिसी में एक डलवाया कि भाई एनी अदर प्रूफ जो सरकार वैलिड गिनेगी। सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये थी कि हर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी, ओडा था या एएमसी था या राजकोट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन था, वहाँ उसके लेवल पे एक स्लम रिहेबिलिटेशन कमेटी बनाई जाती थी। उसमें सरकारी प्रतिनिधि और गुजरात के अंदर एनजीओस को भी डाला गया था, और हम लोग अहमदाबाद के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ हम वो एसआरसी में भी थे। तो जो सोच बनी, एक ये डायरेक्टली फीड होता था एसआरसी में, रोज रोज भी होता था, क्योंकि हम अधिकारियों के साथ रह के और उनका ही टारगेट मीट करवाने के लिए काम करते थे। तो काफ़ी बदलाव आए पॉलिसी के अंदर। तो और सोच ये बनी, क्योंकि जितने लोगों को आप एक्सक्लूड करते हो एक स्लम सेटलमेंट के अंदर से, उतने ज़्यादा लोग केस करने जाएंगे, उतने ज़्यादा लोग विरोध करेंगे और कोर्ट उसके ऊपर स्टे लाएगी। तो पॉलिसी में विद इन द लार्जर फ्रेमवर्क नियम में कैसे बदलाव लाए जाएं ताकि जो भी एलिजिबल हो वो छूट न जाए, उसको इंक्लूसिव कैसे बनाया जाए, उसके बारे में बहुत काम हुआ। तो और फिर उन्होंने एलिजिबिलिटी में ये भी रखा कि 2010 में एक स्लम फ्री सिटी एक्शन प्लान में सेप्ट यूनिवर्सिटी और हमारे साथ रह के सर्वे किया था सारे स्लम्स का, और उसको भी एक उसमें भी अगर आपका नाम है तो एलिजिबल माना जाएगा। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की दूसरी स्कीम थी स्लम नेटवर्किंग प्रोजेक्ट करके, जो स्लम अपग्रेडेशन की स्कीम थी। तो वो स्लम्स में भी अभी मकान देने की बात हो रही थी, क्योंकि उस वक्त सिर्फ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया था। तो अगर उसमें आपका नाम लिस्ट हुआ था तो वो भी एलिजिबल माना जाएगा। तो उस तरीके से कैसे एलिजिबिलिटी को बढ़ा जाए, इंक्लूसिव बनाया जाए। और स्टेप्स कोई थे नहीं बिटवीन द बिल्डर एंड दी स्लम ड्वेलर। तो हमने पहली बार बिल्डर से कहा, क्योंकि स्लम ड्वेलर्स को सबको इकट्ठा होकर वो जगह छोड़नी थी, फिर उसको पूरा डिमोलिश करना था और नए मकान खड़े करने थे। तो सबसे ज़्यादा जो इसमें जोखिम भरा है कि कोई जगह क्यों छोड़ेगा, अपना घर छोड़ के क्यों जाएगा, और कोई अग्रीमेंट नहीं था बिल्डर के साथ। तो हमने पहले बिल्डर के साथ रह के ये किया कि भाई बिटवीन द बिल्डर और सारे स्लम ड्वेलर्स, ईच हाउस होल्ड एक अग्रीमेंट बनेगा। तो हम लॉयर के पास गए और उनसे अग्रीमेंट बनवाया, लोगों को साथ में रख के। सो एवरी हाउस होल्ड विल साइन एन अग्रीमेंट विद द बिल्डर। तब से उसका एक बिल्डर के साथ संबंध बनना शुरू हुआ। और ये सब पॉलिसी में नहीं लिखा है, ये इम्प्लीमेंटेशन में हमको लाना पड़ा, चूंकि ये पॉलिसी आगे बढ़े और स्कीम चले। और वो पूरा ड्राफ्ट किया गया। उसमें एक बड़ी बात आ रही थी कि उनको या तो ट्रांजिट हाउसिंग देना था या रेंट देना था बिल्डर को। रेंट की कोई मात्रा उस वक्त तय नहीं की गई थी सरकार के द्वारा, तो अलग अलग बिल्डर अलग अलग रेंट दे रहे थे। और लोगों को छोड़ के जाना था तो वैसे 40 जैसे लो इनकम मकान भी और उनको भाड़े पे नहीं मिल रहे थे। तो वो रेंट का जो उनके साथ तय करना था कि कितना उनका अमाउंट होगा, कब तक होगा, वो सभी वो अग्रीमेंट में लिखा गया। और उसके बाद इस तरीके से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कहा कि हर एक घर का एक आई कार्ड बनेगा
और उस आई कार्ड के समय, क्योंकि हम पॉलिसीज़ में काफ़ी लिखते हैं कि महिला के नाम पे घर होगा, लेकिन होता क्या है एक्चुअली, और ख़ास तौर से इस पॉलिसी में, कि जब डेवलपर वहाँ पे जाता है तो जो एलिजिबिलिटी के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे पुरुष के नाम पे होते हैं। तो वो क्यों आउट ऑफ द वे जाके, क्योंकि हाउ भी वो कल्प्रिट बन जाएगा कि भाई ये नाम तो है नहीं एलिजिबिलिटी में, आपने कैसे इसके नाम पे घर दे दिया। तो वो आउट ऑफ द वे नहीं जाते हैं कि महिला का नाम अंदर डलवाओ। तो जो आई कार्ड हमने बनवाया उसमें सबसे पहले साथ में महिला का नाम अंदर डलवाया, ताकि एक जॉइंट ओनरशिप हो। पॉलिसी में भले लिखा हो वीमेन के नाम पे, लेकिन कुछ कुछ पॉलिसीज़ में उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ज़मीनी स्तर पे, क्योंकि एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स कोई भी महिला के नाम पे नहीं होते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि प्री कंस्ट्रक्शन में सर्वे फाइन ट्यून करके कितने मकान हैं एग्जैक्टली वो तय करना। स्लम को कोई बाउंड्रीज नहीं होती है, तो कई बार वो फाइनल प्लॉट का डिमार्केशन ज़मीन पे करना पड़ता है, तो उसमें भी हमको असिस्ट करना पड़ा। पूरी पॉलिसी हम समझा रहे थे, आइडेंटिटी कार्ड्स बने, रेंटल अमाउंट्स तय हुई, डेवलपर के साथ अग्रीमेंट्स हुए। तो ये हुआ। और उसके बाद पोस्ट कंस्ट्रक्शन जो बात हुई, और दौरान कंस्ट्रक्शन के ऑफ कोर्स काफ़ी सारे लिटिगेशंस होते थे, उसको आंसर करना, और इसीलिए कंसेंट लेना कि जब लिटिगेशन हो तो आपके पास एक क्रिटिकल मास हो। भले कंसेंट पॉलिसी में से निकाल दिया हो कि आप जब कोर्ट में जाएं तो आपके पास एक क्रिटिकल मास के सिग्नेचर्स हो कि नहीं भाई सरकार की पॉलिसी है, हम जुड़ने के लिए तैयार हैं, और जो जुड़ने के लिए नहीं तैयार है वो कुछ ही लोग हैं, और मासिस तो ज़्यादा इसके साथ हैं, इसलिए भले पॉलिसी में से निकाल दिया, ग्राउंड पे लेनी पड़ती है। तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन, और जब कंस्ट्रक्शन भी हो रही थी, हमने ये कहा कि प्लानिंग हो जाने के बाद, क्योंकि बड़ी प्लानिंग तो ऑफ कोर्स डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन और डिज़ाइन नॉर्म्स से होगी, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जैसे उनको ड्राइंग रूम में टॉयलेट नहीं चाहिए, जैसे उनको एक रूम थोड़ा सा बड़ा चाहिए, क्योंकि पहले जब 2010 में पॉलिसी आई 36 स्क्वायर मीटर की थी, तो ये सारी चीज़ें हम बैठ के उनके साथ प्लान डिस्कस करते थे। और जब बीयू परमिशन के लिए प्लान जाता था तो उसमें विरोध ना हो उसके लिए हम लोग स्लम ड्वेलर्स का जो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन एक बनाते थे, उसका सिग्नेचर्स भी लेते थे फॉर पुटिंग अप द प्लान फॉर क्लियरेंस ऑफ बीयू परमिशन। उसके बाद डॉ सिस्टम में हम लोग काफ़ी असिस्ट करते थे। पोजेशन के वक्त पोजेशन लेटर उनके लिए ड्राफ्ट करना, उनके फोटोग्राफ्स, एफिडेविट्स बनाना, ये सब हम करते थे। और उनकी जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी थी उसको रजिस्टर करवा के, इनिशियली सरकार ने बोला था कि 10% मेंटेनेंस कॉस्ट डेवलपर देगी। आज जो पॉलिसी डिवीज़न हुआ उसमें 7,000 रुपये पर हाउस होल्ड कर दिया है। 10% बहुत ज़्यादा दे रहे थे, क्योंकि एकदम से बहुत ज़्यादा पैसे RWA के अकाउंट में आ जाते थे, तो उनको समझ नहीं था कैसे हैंडल करना। और फिर उसमें सारे जो भाई स्लम ड्वेलर्स होते थे वो, क्योंकि फिर वो पैसे साइफन ऑफ कैसे करने उसके प्लान्स बन जाते थे और मेंटेनेंस नहीं होता था। ऑब्वियसली ये ह्यूमन नेचर है, मैं कोई गरीब को ग्लैमराइज करने नहीं चाहती हूँ कि हमारे भी मिडिल क्लास और एलिट सोसाइटी के कितने एसोसिएशंस सक्सेसफुली रन होते हैं हमको मालूम है, तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। हाँ जल्दी, ठीक है। पॉलिसी चेंजेस फिर क्या है, काफ़ी सारी दुकानें स्लम के मकान के अंदर भी रहती थी, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा आया। तो बाद में ये पॉलिसी को चेंज करके गुजरात सरकार ने इसमें शॉप्स भी डाले कि आप शॉप भी ले सकते हो, आपको दोनों लेना है तो एक चीज़ आपको खरीदनी पड़ेगी। कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास कोई एलिजिबिलिटी नहीं था, तब हम पंचनामा का सिस्टम लाए कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के रिप्रेजेंटेटिव NGO और वहाँ के कुछ लोग मिलके पंचनामा करेंगे कि ये सालों से यहाँ पे रह रहे हैं और हम उनको जानते हैं। कुछ ऐसे थे फैमिलीज जिनके 18 साल के ऊपर से बच्चे थे और उनको भी मकान चाहिए था, क्योंकि पहले वो वहीं पे रहते थे। ये सारे मुद्दे ज़मीन पे बहुत डिफ़िकल्टी करते हैं। तो हम लोग ने ये लाया कि साबरमती रिवर फ्रंट पे जब मकान बने थे तब 3 लाख रुपये का पेमेंट करके उनको मकान दिया गया था। तो जिनको 2 मकान लेने हैं अपने अलग फैमिली के लिए, तो वो 3 लाख रुपया लेके भी मकान ले सकता है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी अब इसके बारे में। तो ये काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं और इसकी वजह से ये पॉलिसी चली हुई है। कुछ चैलेंजेस हैं आज। पहले जो पॉलिसी 3 मकान G+3 था, आज 10 फ्लोर बन रहा है। उसका रेगुलेटरी रोल सरकार अपना बिल्कुल ना भूले, भले डेवलपर को बुलाएं।
मेंटेनेंस एक इश्यू होने वाला है, क्योंकि ये रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बन जाता है लेकिन उनका कोई कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए अभी कोई पैसा सरकार की ओर से नहीं लग रहा है, तो ये हमारा एक प्रावधान था। दूसरा चीज़ ये था कि ये स्कीम जब गुजरात में एटलीस्ट चली थी 2010 में शुरू हुई थी, आज 11 साल हो गए हैं, तो कट ऑफ प्लीज़ अगर हम रिवाइज कर सकते हैं, ये एक PMAY 2 के लिए सजेशन है। तीसरा है कि जैसे सबने कहा कि मैं सिर्फ एनर्जी की बात नहीं करूंगी, हीट स्ट्रेस भी बहुत बड़ा होने वाला है इंडिया के अंदर, और जब ये सारे लोग मूव होते हैं हमने देखा उनका एनर्जी कंजम्पशन बढ़ जाता है। पहले इलीगल यूज़ करते हैं, बाद में लीगल करते हैं, एस्पिरेशंस बढ़ती हैं, एसीज होते हैं उनके मकान में, फर्नीचर होता है, तो बहुत ही कम डिज़ाइन इनपुट्स देके, जैसे हम लोग पहले वेदर शेड्स अभी नहीं बनते हैं, लेकिन अगर वो 2 फुट का वेदर शेड भी हम अगर डाल दें तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी, लेकिन उसकी वजह से हीट 1 से 2 डिग्री कम होगा और एनर्जी कंजम्पशन कम होगा। तो हीट और एनर्जी के जो हम बदलाव ला सकते हैं क्लाइमेट चेंज की, क्योंकि इतना बड़ा प्रोग्राम और सरकार क्लाइमेट चेंज जैसे चैलेंज के साथ वो बात ना करे, तो ऐसा हम अपील करते हैं सरकार से। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारी जैसी संस्थाएं बहुत है नहीं, क्योंकि कॉस्ट निकालना, हम तो फिर भी बहुत बड़े हैं, इंटरनेशनल डोलर से हम फंडिंग थोड़ा लाते हैं, तो लेकिन छोटी संस्थाओं के लिए इस तरीके से पार्टनरशिप करना सरकार के साथ बहुत दिक्कत होगी। तो उसका अगर कुछ प्रावधान कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्म्स के अंदर शायद किया जा सके कि छोटी जो NGOs हैं अच्छी, उनको अपना ये काम करने के लिए खर्चा कहीं से वो निकाल पाए, तो शायद ऐसी पार्टनरशिप्स को बहुत ज़्यादा वेग मिलेगा और सरकार अपनी योजनाएं बहुत अच्छी तरीके से ज़मीनी स्तर पे ला पाएंगे। Thank you so much, madam. I think it was a real time experience from somebody who has worked in the ground field. और आपके जो भी सुझाव हमारे पास आए हैं इस वक्त, we will definitely take further discussion during the course of next round discussion.